हेलो एवरीवन। सो अभी प्रॉब्लम क्या था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय जो वीडियो की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जा रही थी। सो आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद द स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिनारियो, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द वीडियो मेकिंग। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैड सीन कूलाम्स लॉ, है ना। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा था और हम लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। सो वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू न्यूमेरिकल्स और उसमें थोड़ा सा और देखेंगे एनालॉजी के बारे में, जो कि लास्ट टाइम मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो लेट अस स्टार्ट विथ एनालॉजी ऑफ कूलाम्स लॉ विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप कि वीडियो इज़ नॉट टू शेकी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। So when we talk about the Coulomb's law's analogy with universal law of gravitation, so see, if you observe closely, the formula of both the theories seem almost similar. आप देखेंगे कि दोनों फॉर्मूला जो है वो लगभग आपको सिमिलर दिखाई देगा. This is the formula for gravitational force of attraction, that is G m1 m2 by r square. The second formula that is quite similar and analogical to this is k q1 q2 by r square. This is for electrostatic force. This is Coulomb's law of electrostatic force. Now see, you can see both of the formula are quite similar to each other. The change is that we are replacing this universal gravitational constant capital G with this K, which is Coulomb's constant, and we are replacing the product of masses with the product of charges. Otherwise, if we remember what I taught you in the last lecture, कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, वो दोनों में सेम है. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में दोनों में जो आपका फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. तो इस तरीके से इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करना चाह रहा था. तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप लोगों को आसानी से पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स ये दोनों भी एक दूसरे के काफ़ी एनालॉजिकल चलती हैं. इनफैक्ट पूरी फिज़िक्स एक दूसरे के बहुत एनालॉजिकल चलती है. अभी आगे जब हम लोग करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन चीज़ों की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम बाकी की थियोरीज से रिलेट करते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं. सो सी व्हाट आई हैव रिटन, बोथ द फोर्सेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स. जो भी कॉम्पोनेंट्स या बॉडीज़ हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स. कैपिटल जी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज कैपिटल जी. के इज कूलाम्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, है ना. सो यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स. कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10⁻11 and the Coulomb's constant is 9 into 10⁻9 Newton meter square per Coulomb square. See, even the units are quite similar, है ना. यहाँ भी न्यूटन मीटर स्क्वायर. द ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे, क्योंकि हम दो मासेस लेते थे, देखिए हम लोगों ने दो अलग अलग मासेस ले रखे हैं. तो मास का तो स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हम लोगों को यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर करना पड़ेगा. मास इनटू मास, तो दैट इज़ मास स्क्वायर, सो इट इज़ किलोग्राम स्क्वायर, है ना. और दूसरी तरफ हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूले में क्या लिया है? वी हैव टेकन चार्जेस, है ना. दो चार्जेस को प्रोडक्ट किया है, सो दैट विल बी द यूनिट ऑफ चार्ज स्क्वायर, सो दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ हम लोग कूलम्स लॉ इस लास्ट लेक्चर में बंद करेंगे. इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे करंट और पोटेंशियल पे, ठीक है. देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ देयर कॉन्स्टेंट्स एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ मास विथ चार्ज. हम लोग क्या करते हैं, उनके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है और क्या हो जाता है, मास का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है चार्ज में. समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ मैंने टू फार्मूला लिखा है, तो फार्मूला क्यों लिखा है? फार्मूला का कोई प्लूरल नहीं होता है क्या? एक्चुअली फार्मूला खुद ही एक प्लूरल वर्ड है. फार्मूला का सिंगुलर होगा फॉर्म्यूले, FORMULAE. फॉर्म्यूले इज़ द सिंगुलर वर्ड और इसका प्लूरल होता है फार्मूला. तो फार्मूला एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है. चलो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हो गया इसी के साथ. सो सी, नाउ these 3 questions are which I am gonna discuss with you people today.
ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये मैंने स्पेशली पिक किए हैं लेक्चर के लिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा ब्रशअप करने में हेल्प करेंगे। सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बोथ कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉज। दोनों कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, येट एफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव while Coulomb's law is both positive and negative. Why? Now this is an NCERT question. ये आप 10th के NCERT में नहीं खोज पाएंगे, ये 12th के NCERT का क्वेश्चन है, बट दिस इज़ क्वाइट कॉन्सेप्चुअल। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम देखते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली, तो हमेशा पॉजिटिव में आता है। यू विल नेवर कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेगेटिव, है ना। लेकिन कभी कभी अभी जब हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो देखें कि कूलम्ब्स लॉ में जब आप फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो कभी कभी निगेटिव भी आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी कूलम्ब्स लॉ में, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो है वो चार्जेस पे काम करता है ना। मासेस में कोई निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट हम अभी तक नहीं लेके आए हैं ना। फिजिक्स में हम लोग निगेटिव मास नहीं पढ़ते हैं, ऑल्दो साइंटिस्ट जो है वो निगेटिव मास पे अच्छा खासा रिसर्च कर रहे हैं। दैट इज़ क्वाइट एक्सप्लोरेबल टॉपिक दीज डेज इन फिजिक्स। लेकिन निगेटिव मास हम कंसिडर नहीं करते हैं, ना ही स्टडी करते हैं। मास निगेटिव नहीं हो सकता है ना। लेकिन चार्जेस तो निगेटिव हो सकते हैं। तो हमने क्योंकि मासेस को चार्जेस से रिप्लेस कर दिया है कूलम्ब्स लॉ में, तो कभी कभी क्या होता है, अगर एक जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो पॉजिटिव इनटू निगेटिव, तो आपका ओवरऑल फोर्स जो है वो तो निगेटिव हो जाएगा ना। सो इसीलिए कभी कभी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ एफ ई, तो वो नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मासेस का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। Second one is, what is the force between two small charge spheres having charges 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter in air? Now this is a numerical question. Now see, I'm gonna solve it for you people. This is quite easy. ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर देता हूँ। once again see, what is it? The first object, पहला जो चार्ज है Q1 है, वो कितना है 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम। जो Q2 इज 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम, है ना। आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस भी दिया गया है, आर जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वी आर नॉट टेकिंग इट इन सेंटीमीटर, हम उसको मीटर में चेंज कर देंगे, 0.3 मीटर। फाइन, ग्रेविटेशन वाले में किए हुए हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है। अब आपको फोर्स पता करना है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। के का वैल्यू कितना होता है 9 into 10 raised to power 9, है ना। बस आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो यहाँ पे आप पुट करते जाइए। 9 into 10 raised to power 9 into Q1 is 2 into 10 raised to power minus 7 into 3 into 10 raised to power minus 7 divided by 0.3 into 0.3। फाइन, अब देखिए दिस विल बी, ठीक है। सो इट विल बी 9 into 2 into 3 into 10 raised to power minus 5 upon 0.3 into 0.3, है ना। Now do one thing, write it as 9 into 3 2 जा 6 into 10 raised to power minus 5 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू ये जो डेसिमल के 2 टेंस हैं, इसको आप 10 raised to power minus 2 कर दो, सही रहेगा ना। सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 6 into 10 raised to power 3, दैट इज 6000 फोर्स है, तो न्यूटन में आएगा। दिस इज 6000 न्यूटन। सो दिस इज व्हाट विल बी द आंसर। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं था। हालांकि कभी कभी इसके क्वेश्चंस आते हैं जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिक, आपको ये बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कूलम्ब्स लॉ 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है आपको ग्रेविटेशनल और कूलम्ब्स फोर्स के बिटवीन, है ना। और आपको मास दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के,
और चार्जेस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के, और आपको उनके बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो आप सीधे सीधे यहाँ देख लीजिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप करेंगे लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको रेशियो फाइंड करना है एफ जी रेशियो एफ ई का, यानी आपको इसके फॉर्मूला पुट कर दो सीधे, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर का रेशियो फाइंड करना है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का। तो ये तो कैंसिल हो गया, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है। सो आपको रेशियो में सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देने हैं। तो आप कैसे करेंगे, जी का, कैपिटल जी का वैल्यू मैंने क्या बताया था अभी, ज़रा एक बार फिर से देखिए, 1.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, नहीं है, दिस इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 क्या है, सी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, M2 कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको आप डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, ये यहाँ जो दिख रहा है ना। तो K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, यानी प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होता है ना, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, टेंस के वैल्यूज़ को कट करेंगे तो कुछ डेसिमल वैल्यूज़ में आएगा, तो आप उसको राउंड ऑफ करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज़ हाउ दीज क्वेश्चंस विल बी डन। तो अगर इस वाले लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो कुलम्ब्स लॉ और चार्जेस का कॉन्सेप्ट है वो कल्मिनेट हो गया। फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 4 हम लोग करंट और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, थैंक यू।